इनको जहांगीराबाद पहुंचे दूसरा दिन था। राबिया और रमना की सबसे दोस्ती हो गई थी। रेशमा, रूप और किरण तो हर वक्त उनके साथ साई की तरह लगी रहती थीं। वो सारा दिन तितलियों की तरह आज़ाद घूमती थी। रमना तो वहाँ मुस्तकिल रहने का सोच रही थी। जश्न की तकरीबात का आगाज हो गया था। सब मैदान में जमा थे। रमना तो ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड थी। हाय, इतना मज़ा आ रहा है साकिब, अब तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ आया करूंगी। वो बेचैन हो रही थी। अच्छा, अब तुम खामोश बैठो। देखो, सरदार रक्स शुरू करने का हुक्म दे रहा है। तुम उनका रक्स देखकर हैरान रह जाओगी। साकिब ने सरगोशी की। थोड़ी देर बाद बहुत से लड़के और लड़कियां शौक रंग बिरंगे कपड़े पहने मैदान में आ गए। मौसीकी की लय बुलंद हो गई। साथ ही उनके जिस्मों में भी थरथराहट हुई। लचकीले बदन दिलनशी मौसीकी पर थिरकने लगे। सरदार और सब मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए एक ऊंचा सा स्टेज बनाया गया था। वो सब वहां ऊंची कुर्सियों पर बैठे, निगाहों में शौक का तूफान छुपाए, दिलचस्पी से रक्स देख रहे थे। गुड्डू, मुझे तो ये सब कुछ ख्वाब की मानिंद लग रहा है, वो बड़बड़ाई। फिर वकार को देखकर चौंक गई, जो सब कुछ भुलाए महवे नजारा था। गुड्डू, जरा वकार को देखो, कैसे आंखें फाड़े मुंह खोले लड़कियों को घूर रहा है। ठहरो, मैं जरा इसका मिजाज दुरुस्त करूं। जिस दिन से यहाँ आया है मुझसे बात ही नहीं की। सबके साथ मुझे हंसता खेलता देखकर डांटने लगता है, और अब खुद क्यों लुत्फानंदोज हो रहा है। रमना ने पांव बढ़ाकर जोर से एड़ी वकार के पांव पर दे मारी। वो बेइख्तियार उछल गया और गुस्से से रानी को देखा। क्या बेहूदगी है, वो घुराया। अब क्यों पराई लड़कियों को नाचते देखकर राल टपका रहे हो, रमना ने घूर कर कहा। लेकिन लड़कियों के आने पर झगड़ा रुक गया। उठ रानी, तू भी हमारे साथ नाच। रेशमा और किरण स्टेज पर आ गईं और रमना को देखकर इसरार करने लगी। मैं नाचूं? रमना मुस्कुरा दी। दिल तो चाहता है, लेकिन मुझे ये रक्स नहीं आता है ना, रमना ने माजरत की। तो एक बार सास की ले सुन ले, खुद ही तेरे कदम इसकी ताल पर थिरक उठेंगे। उठ ना। देख, साकिब बाबू भी हमारे साथ हमेशा नाचता है, आज तुम भी नाचो ना, किरण वजीद थी। अच्छा, तो साकिब भी नाचते हैं? रमना ने मुस्कुराते हुए साकिब को देखा। साकिब बाबू, तुम भी रानी को समझाओ ना, किरण ने मिन्नत की। लेकिन साकिब जानता था कि अगर उसने रमना से कहा तो वो कार जरूर नाराज हो जाएगा। भाई रेशमा, तुम खुद ही इसे मनाओ। साकिब ने साफ दामन बचाकर सब बोझ रमना के कंधों पर लाद दिया। ये मर्जी के मालिक हैं। वकार ने तेज और तंबीही नजरों से रमना को घूरा और सरनफी में हिलाकर बाज रखने की कोशिश की, तो वो उठते उठते दोबारा बैठ गई, बेबस और मजबूर होकर। चलो नारानी, देखो सब तुम्हारे मुंतजिर हैं, किरण साकिब को भी खींचती हुई बोली। मेरा तो दिल चाह रहा है, लेकिन वो वकार मुझे आंखें दिखा रहा है, रमना और हंसी होकर बोली, तो वकार ने झेम कर मुंह फेर लिया। आय है, ये मकार क्या तेरा घर वाला है? क्यों रोके है तुझे? किरण गुस्से से बोली। मकार नहीं, वकार, ये जो सामने खड़ा है ये मेरे ताया का बेटा है, रमना हंसकर बोली। साकिब उठ खड़ा हुआ। वो नहीं चाहता था कि कोई बदमजगी हो। वो वकार के चेहरे के बदलते रंगों को देख रहा था। किरण, उसे रहने दो, चल मैं तेरे साथ नाचता हूँ। साकिब ने उससे दुपट्टा लेकर कमर के गिर्द बांध लिया और किरण के हाथ थामे नीचे कूद गया। थोड़ी देर के बाद वो इन हसीन तितलियों के नरगे में घिरा मौसीकी की लय पर महवे रक्स था, और वो भी निहायत माहिराना अंदाज से। रमना, राबिया वगैरह तो हैरत से उसे देख रही थी कि एकदम अकबर को भी जोश चढ़ गया। चलो राबिया, हम भी नाचें। इससे पहले कि वो संभलती, अकबर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ नाचते हुए जोड़ों के बीचों बीच पहुंच गया। लोगों ने तालियां बजा बजा कर दाद दी और राबिया घबराई खड़ी रह गई, लेकिन अकबर उसे जबरदस्ती अपने साथ घसीट रहा था। अयाज उठा और लपक कर उसने भी रमना का हाथ थाम लिया। भला वो क्यों पीछे रहता, लेकिन रमना ने सरगोशी की। अयाज, मेरा तो दिल चाह रहा है, लेकिन वो स्पॉइल स्पॉट वकार सामने बैठा खा जाने वाली नजरों से घूर रहा है। तुम जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए ले चलो, मैं जानबूझकर हाथ छुड़ाने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम मत रुकना। रमना ने मिन्नत की तो अयाज हंस दिया। चलो, तुम्हारी खातिर ये एक्टिंग भी किए लेते हैं। फिर वो जोर से बोला। उठो ना रानी, वो उसका बाजू खींचने लगा। नहीं नहीं यार, छोड़ो, मैं नहीं नाचूंगी, छोड़ो मुझे। वो वकार की तरफ देख देख कर हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन अयाज उसे पकड़कर दायरे में ले ही आया। वो डरी डरी नजरों से वकार को देखने लगी, जो कहर आलूद नजरों से देख रहा था। रमना ने बेबसी से कंधे झटके तो वकार ने मुंह फेर लिया और प्यार से बातें करने लगा। जल्द ही मौसीकी ने रमना की तमाम तर तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली और वो गाफिल होती गई। थोड़ी देर बाद साकिब उसके मुकाबिल आ गया। वो दोनों रक्स करने लगे, यहाँ तक के बेखुद हो गए। दूसरे जोड़े उन्हें मस्तो मदहोश देखकर आहिस्ता आहिस्ता बैठने लगे, लेकिन वो तो सबसे गाफिल मौसीकी की लय पर थिरक रहे थे। ताल बदलती रही, लय तेज हो गई। अब लोगों ने तालियां बजा बजा कर उनका साथ देना शुरू कर दिया था। वो पसीने से शराबूर थे। कितने ही लम्हे बीत गए। आखिर सरदार ने इशारा किया तो मौसीकी बंद हो गई। साज खामोश हो गए तो वो दोनों जैसे होश में आ गए। रमना ने चौंक कर चारों तरफ देखा। सभी लोग, यहाँ तक के सरदार भी, खुशो खरोश से
जोशो खरोश से तालियां बजा रहा था। रमना ने साकिब की सिम देखा। वो तो निगाहों में दुनिया जहान का प्यार समेटे उसे मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था। रमना शर्मा गई और दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। रमना, साकिब का दिल मचल मचल गया। जीते रहो बच्चों, खुदा तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। दोनों चौंक कर मुड़े। एक इंतहाई ज़ईफ औरत ने आकर उनकी पुष्ट थपथपाई। हाथ की लकीरें क्या देखूं, इसके तो चेहरे पर सब लिखा है। ये लड़का तो बिल्कुल दीवाना है, सौदाई है, पतंगे की तरह चले जा रहा है। खामोश, चुपचाप। अरे तू बोलता क्यों नहीं? खोल दे मन की गिरा, बता दे दिल का भेद, वरना तू मर जाएगा, फना हो जाएगा। माँ जी ने साकिब को झंझोड़ा तो वो जर्द होकर रह गया। ऐन मुमकिन था कि राज दिल अयां हो जाता। आओ रमना, सरदार हमें हार पहनाने के लिए मुंतजिर खड़े हैं। वो घबराकर रमना को खींचता स्टेज की तरफ बढ़ा। बुज़दिल प्रेमी डरता है, नहीं चाहता कि इसके दिल का हाल किसी पर खुले। इस तरह जलता रहा तो जल जाएगा, मर जाएगा। वो लाठी टेकती खेमे में चली गई, लेकिन रमना ये सुनकर सहम गई। हाय अल्लाह, ये बदजुबान बुढ़िया तो तुम्हें बद्दुआएं देकर गई है। उसने दिल थाम लिया तो साकिब ने एक अफसुर्दा निगाह उस पर डाली। नहीं रमना, माँ जी ने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि वो तो मेरी हालत बयान करके गई हैं। वो आहिस्ता से हंसा और स्टेज पर पहुंच गया। आओ मेरे बच्चों, सरदार ने उन्हें बड़ी खूबसूरती से गुंदे हुए सुर्ख गुलाबों के हार पहनाए। शुक्रिया सरदार बाबा, यहाँ आकर बहुत मजा आ रहा है। अब जब भी साकिब आया मैं उसके साथ आया करूंगी, रमना ने हार पहनते हुए कहा। हम साकिब बाबू के हर मेहमान को खुले दिल से खुशामदीद कहेंगे। और तुम तो हमारी खास मेहमान हो, हमारी बेटी हो। सरदार तो चेहरा देखकर दिलों के भेद जान लेता है। वो मायनी खेज नजरों से साकिब की तरफ देखता हुआ बोला तो साकिब घबराकर रमना का हाथ थाम कर राबिया वगैरह की तरफ बढ़ा। तोबा, आज तो सभी उसके दिल का भेद, उसका अहम तरीन राज अफशा करने पर तुले बैठे थे। रमना ने चारों तरफ देखा लेकिन वकार नजर न आया। फयाज ने बताया कि उसे नाश्ता देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका और नाराज होकर चला गया है। फिर वो अपने भाई अकबर से उलझ गया। अकबर, मुझे भी तुम्हारी हरकत पसंद नहीं आई। भला तुम्हें राबिया के साथ नाचने की क्या जरूरत थी? तुम्हें मेरा भी कुछ लिहाज नहीं था, फयाज ने डांटा। रमना को भी गुस्सा आ गया। बच्चा खूब फयाज, अच्छा खूब फयाज मियाँ, तुम्हारी अम्मा तो तुम्हारे लिए रिश्ते तलाश करती फिरती हैं और तुम हो कि अभी तक राबिया पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहते हो। मियाँ फैजू, अब ना तो राबिया तुम्हारी मंगेतर है, ना मलकियत जो तुम हक जमा रहे हो। तुम और वकार दोनों ही हासिद और सड़ियल हो, किसी को खुश तो देख ही नहीं सकते। तुम यहाँ तफरीह के लिए आए हो या किसी का शौक मनाने? कहे दे रही हूँ, राबिया किसी की बांदी नहीं है, जो दिल में आया करेगी। तुम बड़े आए कब्जा जमाने वाले। रमना गुस्से से बेकाबू हो गई तो फयाज सटपटा कर रह गया। इससे पहले के बाद भरती राबिया उसे घसीट के ले गई। अपने खेमे में लिबास बदलते हुए रमना बड़बड़ाती रही। फिर उसने राबिया से कहा कि वो वकार के पास जा रही है और बाहर निकल गई। लेकिन वकार अपने खेमे में नहीं था। वो उसे इधर से उधर तलाश करने लगी। थोड़ी दूर गई थी कि तालाब के करीब उसे उसे साई दिखाई दिया। वो दबे पांव आगे बढ़ी। वकार टूटे हुए दरख्त के तने पर बैठा सिगरेट पी रहा था और पानी में लहरते चांद के अक्स को देख रहा था। रानी ने बड़ा सा पत्थर उठाकर तालाब में उछाल दिया। गड़ाव की आवाज आई और पानी के छींटे वकार को खासा भिगो गए। वो उछल गया। रानी हंस दी। वो तिल मिलाकर मुड़ा। रमना पर नजर पड़ते ही बिफर गया। आखिर ये क्या जलालत है, हमेशा तुम्हें बेहुदा मजाक सूझते हैं। उसने झिंझलाकर बुझा हुआ सिगरेट दूर फेंक दिया। वो उसकी बात का बुरा माने बगैर उसके शाने से लग गई। विक्की, तुम यहाँ छुपे बैठे हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढती रही। वो लहजे में मोहब्बत रचाए बोली। क्यों, मेरी क्या जरूरत पेश आ गई है तुम्हें? क्या काम पड़ गया मुझसे? वो जहर खून अंदाज से बोला। सच, बहुत प्यार आ रहा था तुम पर, दिल चाह रहा था तुमसे ढेरों बातें करूं। वो उसका हाथ चेहरे से लगाकर कहने लगी। लहजा ऐसा था पत्थर भी मोम हो जाता। लेकिन वकार पर जरा भी असर ना हुआ। वो तो हद से ज्यादा बदगुमान था। क्यों, क्या साकिब की मोहब्बत में कमी हो गई है? वकार ने उसे रास्ते से हटाया तो वो रोहांसी होकर उसे रोकने के लिए लपकी। चली जाओ रमना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वकार ने सख्ती से उसका बाजू झटका। वो दरख्त से टकराकर जमीन पर जा गिरी। वो रुके बगैर लंबे लंबे कदम भरता चला गया। वो आंखें फाड़े देखती रह गई। कठोर, जालिम, वहशी, वो सिसकी। रमना, अब भी इसका ताक़ुब करोगी या यही सबक काफी है? राबिया ने सामने आते हुए नागवार से लहजे में कहा। वो उसे परेशानी के आलम में ढूंढती हुई साकिब के वहां पहुंची थी। रमना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? साकिब ने लपक कर उसे सहारा देकर उठाया। मैं बच गई हूँ, लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो अपना छिला हुआ बाजू मसलती हुई बोली।
तुम्हें गए बहुत देर हो गई तो मैं समझी शायद तुम रास्ता भूल गई हो। मैंने जाकर साकिब को बताया और हम दोनों तुम्हारी तलाश में निकले। फिर राबिया ने पूछा कि वकार क्यों गर्म हो रहा था, तो रमना ने बताया कि वो उसके नाचने पर मोतरस था। साकिब उन दोनों को खेमे में छोड़कर चला गया। रमना परेशानी के आलम में बिस्तर पर गिर गई। ये परेशानियां तो शायद उसका मुकद्दर हो गई थी। राबी बावजूद कोशिश के मैं नहीं समझ सकती कि वकार आखिर मुझसे चाहता क्या है, रमना बड़बड़ाई। तुम समझने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता कि वो क्या चाहता है, राबिया ने आंखें मूंदते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह ही सुबह उठकर रमना वकार के खेमे की तरफ गई, लेकिन खेमा खाली था। वकार वहां मौजूद नहीं था। वो काफी देर तक उसे तलाश करती रही। आखिर साकिब के पास जा पहुंची। साकिब, तुम्हें वकार का कुछ पता है? मैं तो सुबह से उसे तलाश कर रही हूँ, कहीं वो नाराज होकर वापस तो नहीं चला गया है। वो परेशान थी। अरे नहीं, कहीं सैर करने निकल गया होगा, फिक्र मत करो, आ जाएगा। वो सब सरदार के खेमे में गए। वहां सबने इकट्ठे बैठकर पुरतकल्लुफ नाश्ता किया। फिर रमना और राबिया को लड़कियां घेर कर चश्मे पर ले गईं। आज उनके लिए बहुत अहम दिन था, क्योंकि आज स्वयंवर की रस्म होनी थी। जिन लड़कियों के लिए आज मुकाबले होने थे, उन्हें सब छेड़ और सता रही थी। वक्त यूं ही पर लगाता उड़ता रहा और शाम होने लगी। सब अपने बेहतर मलबूसात जेब तन किए तैयार होकर जश्न के मैदान में पहुंच गए। वहां एक ऊंचा स्टेज बना था, जिस पर कुर्सियां रखी हुई थी, जिन पर फूल लिपटे थे। सरदार ने साकिब और रमना को अपने करीब सजे हुए तख्त पर बिठा लिया। बाकी सब भी बैठ गए। कबीले के लोग दायरे में खड़े थे। हाय गुड्डू, जरा देखो तो सही, आज रूप और रेशमा कितनी खूबसूरत लग रही हैं। रमना सब कुछ भूलकर खुश हो गई। जाहिर है, हर लड़की दुल्हन बनकर खूबसूरत लगती है। आज कबीले के नौजवान अपनी अपनी महबूबाओं को हासिल करने के लिए जान की बाजी लगा देंगे। देखो सरदार, मुकाबला शुरू करने का ऐलान कर रहा है। सबसे पहले रूप को हासिल करने के लिए हैदर फजल से फिर शेरे से लड़ेगा। हैदर और फजल खंजर संभालकर मैदान में आमने सामने आ गए। रूप का रंग जर्द हो रहा था। वो आंखें बंद किए रमना के करीब बैठी थी। रेशमा और किरण भी वहीं चली आईं और निहायत खुशू खजू से भाई की कामयाबी की दुआ मांगने लगी। हमदर्द सी रमना ने रूप की ढारस बंधाने के लिए उसका सर हाथ थाम लिया। अरे, ये तो खंजरों से लड़ रहे हैं, रमना उचक कर बोली। हैदर बड़ी महारत से वार कर रहा था। दोनों ही जीदार थे, बहादुर थे और अपनी पसंद को अपनाने हासिल करने के लिए जान लड़ाए हुए थे। आखिर हैदर ने एक दाव लगाया और फजल को टांग उठाकर नीचे गिराने में कामयाब हो गया। उसका खंजर वाला हाथ अपने बूट तले दबाकर फुर्ती से उसके सीने पर सवार होकर खंजर की नोक उसके गले पर रख दी। लोगों ने फलक शगाफ नारे लगाए। रूप, रूप! हैदर ने फसल को पिछाड़ दिया है। हाय, क्या वो उसे मार देगा? रमना घबरा कर चीखी। नहीं बेटी, मैं अपने कबीले के किसी भी शख्स को दुख नहीं पहुंचा सकता। जो भी हारेगा वो खुंदा पेशानी से अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेगा और वो हमेशा भाइयों की तरह रहेंगे, सरदार ने रमना को बताया। उधर हैरत ने शिकस्त खोलता फजल को सहारा देकर उठाया। दोनों गले मिले और फजल मैदान से बाहर चला गया। फिर सरदार के इशारे पर शेरा मैदान में आ गया। इस बार मुकाबला ज्यादा सख्त था, लेकिन हैदर की लगन और जज्बा सच्चा था। दोनों ही जान लड़ाकर लड़ते रहे, लेकिन हैदर ने शेरे को भी चत कर दिया। लोगों ने शोर मचा दिया। फरते मुसर्रत से दीवाना होकर हैदर उछल कर खड़ा हो गया और नारे लगाता सरदार की तरफ बढ़ा। रूप मारे जोश कर रमना के साथ खड़ी हो गई। कितनी खुशनसीब थी वो कि अपने महबूब को पा लिया था। सरदार ने हैदर को शाबाश दी और रूप का हाथ हैदर के हाथ में थमाते हुए उन्हें फूलों से लाद दिया। फजल और शेरे ने भी आकर खुशदिली से हैदर को जीतने की मुबारकबाद दी। सरदार ने उनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्हें भी हार पहनाए। उसके बाद बहुत से मुकाबले होते रहे और आखिर में अब सिर्फ रेशमा रह गई। अब सरदार की बेटी रेशमा के लिए इस कबीले के दो दिलेर जवानों दिलावर और हाशू के दरमियान मुकाबला होगा। ऐलान सुनते ही लोगों ने जोश के आलम में नारे लगाने शुरू कर दिए। वो दोनों ही अपने लोगों में बेहद हर दिल अजीज थे। खूबरू दिलावर चमड़े की जैकेट और बर्जस पहने मैदान में पहुंच गया। काफी वक्त गुजर गया, लेकिन उसका मुकाबिल हाशू ना आया। दोबारा ऐलान हुआ, तब भी खामोशी रही। दिलावर ने बेचैनी से रेशमा की तरफ देखा, जैसे वो पलक झपकते में उसे हासिल करना चाहता हो और उसे इंतजार शाक गुजर रहा हो। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। आखिर हाशू कहाँ चला गया? क्या वो मुकाबले के डर से भाग गया है? नहीं, ये नामुमकिन सी बात थी। किसी का दिल नहीं मानता था। हाशू बुज़दिल नहीं है, चंचल सी किरण ने भी गवाही दी। हम आखिरी बार ऐलान करते हैं, अगर हाशू 5 मिनट के अंदर मैदान में ना आया तो हम ये मुकाबला मुलतवी कर देंगे। रमना ने रेशमा के जर्द और सुते हुए चेहरे को देखा। वो उसके दिल की हालत जानती थी और उसका सर्द हाथ थामकर बेचैनी से घड़ी देखने लगी। अल्लाह, 2 मिनट गुजर भी गए थे और भारी मजमे को तो जैसे सांप सूंघ गया था। यहाँ तक के सरगोशियां भी रुक गई थीं। रेशमा, अब क्या होगा? तुझे दिलावर से प्यार है ना? रमना ने पूछा तो उसने बेबसी से सर हिला दिया। मैं सरदार से कहती हूँ कि वक्त बढ़ा दें।
نہیں रमना बेटी, हमसे कहने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का कानून सबके लिए यकसा है। सिर्फ रेशमा ही मेरी बेटी नहीं, इस कबीले की सब लड़कियाँ मेरी अपनी औलाद की मानित हैं, बल्कि उनसे भी बढ़कर हैं। सरदार खड़ा हो गया। अभी उसने ऐलान करने के लिए मुंह खोला ही था। ठहरो सरदार, एक गूंजदार आवाज आई। आवाज पहचानते ही रेशमा की चीख निकल गई। उसने बेख्तियार रमना का हाथ दबाया। वो आ गया है, उसने सरगोशी की। लोगों को हटाता, दराज कर छडेरे बदन का खुश शक्ल हाशु पुरवकार अंदाज से चलता सरदार की सिमत बढ़ा और सर झुकाया। सरदार बाबा, मैं देर से आने की माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपके एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान की जान बचाते हुए देर हो गई थी। फिर मेहमान पर नजर पड़ते ही रमना की चीख निकल गई। वकार! वो दौड़कर करीब पहुंची, लेकिन वो उसका बाजू झटक कर स्टेज पर चढ़ गया। आप कहाँ गए थे वकार बाबू? सरदार ने पूछा। मैं शिकार करने गया था, वकार ने तिनक कर जवाब दिया और खुद शिकार हो गया। रमना ने लुकमा दिया। वो उसके कीचड़ में लथपथ कपड़ों पर गहरी नजर डाल रही थी। सरदार ने सरजनिश करते हुए कहा, तुमने बड़ी गलती की बाबू, ये इलाका बड़ा खतरनाक है, तुम्हें चाहिए था किसी को अपने साथ ले जाते। सरदार, तुम्हारा मेहमान खूनी दलदल में कमर तक फंस गया था। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि मैं शहर से वापस आ रहा था कि इसकी चीखों पुकार सुनी और घोड़ा दौड़ाकर वहां पहुंचा। वह मुश्किल से बाहर निकाला। कितनी देर लग गई, तभी वक्त पर यहाँ ना पहुंच सका। हाशु ने देर से आने की वजह बताई। शाबाश हाशु, तुमने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है। सरदार ने खुश होकर उसकी पुष्ट थपकी। वकार साहब ने भी तो कारनामा सर अंजाम दिया है कि मोहतरम को बंदूक पकड़ने का सलीका नहीं और जा पहुंचे शिकार करने। रमना ने जलकर कहा तो अयाज और अकबर ने कहा लगाया। वकार ने उन्हें तेज नजरों से घूरा। सरदार के हुक्म पर दिलावर और हाशु मैदान में पहुंच गए। जल्द ही वो खंजर संभालकर आमने सामने आ गए। वो बड़ी फुर्ती और महारत से एक दूसरे पर वार कर रहे थे। लोगों का जोशो खरोश बढ़ता ही जा रहा था। वो दिल खोलकर दोनों की हौसला अफजाई कर रहे थे। रमना उछल उछल जाती, वो दिलावर की तरफदारी कर रही थी। शाबाश दिलावर, जरा हिम्मत दिखाओ, वो चीखी तो वकार ने उसे डांटा और खामोश रहने के लिए कहा। मैं क्यों चुप रहूं? रेशमा मेरी सहेली है और वो दिलावर को चाहती है, मैं तो उसे ही बकअप करूंगी। रमना कंधे झटक कर बोली। और हाशु, जिसने मेरी जान बचाई है, क्या तुम उसकी हौसला अफजाई नहीं करोगी? वकार ने तंज किया, लेकिन उसकी आवाज शोर में दब गई। दिलावर भड़ भड़ कर हमले कर रहा था। अब वो दोनों ही पसीने से शराबूर थे। अचानक हाशु ने वार करने शुरू कर दिए। दिलावर अपना बचाव करता उल्टे पांव पीछे हट रहा था। लोग चीख चीख कर दीवाने हो रहे थे। लड़कियां घबरा गईं। हाय, अब क्या होगा? ये तो हाशु जीत जाएगा। रमना सांस रोके देख रही थी। या अल्लाह, दिलावर जीत जाए, उसने दुआ मांगी। वो मारा। वो अचानक उछल गई। दिलावर ने संभल कर हाशु का वार खाली कर दिया था। फिर लपक कर उसका हाथ पकड़कर मोड़ा और खंजर जमीन पर फेंक दिया। दिलावर जीत चुका था। वो नारे लगाता हुआ स्टेज की तरफ दौड़ा और मारे खुशी के सरदार से लिपट गया। उधर रमना रेशमा से लिपट गई, फिर उसे थाम कर सरदार के करीब ले आई। सरदार ने रेशमा और दिलावर के गले में हार पहनाए और दुआएं दी। शिकस्त खोरदा हाशु कुछ देर तो सर झुकाए खड़ा रहा, फिर सरदार के बुलाने पर उनकी तरफ बढ़ा। शाबाश नौजवान, मैं तुम्हारी बहादुरी से बेहद खुश हुआ हूँ और तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, बशर्ते कि तुम्हें कोई एतराज ना हो। मैं अपनी छोटी बेटी किरण से तुम्हारी शादी करने को तैयार हूँ। हाशु ने एकदम उस शोखो चंचल सी प्यारी किरण को देखा। वो भला रेशमा से कम थी क्या? फिर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो सरदार के कदमों में झुक गया। सरदार ने उसे गले से लगा लिया। लोग खुशी से नारे लगाने लगे। सरदार ने तजब्जुब में मुब्तला गुमसुम किरण का हाथ पकड़कर हिलाया। इससे पहले कि वो हाशु के हाथ में उसका हाथ देता, वो बोल उठी। वाह बाबा वाह, ये कैसा इंसाफ है? अगर मेरे लिए किसी ने मुकाबला नहीं किया तो कम से कम मेरी रजा तो पूछी होती। उसके लहजे में एहतजाज था। तो बता बेटी, तुझे हाशु जैसे कमाऊ और दलेर नौजवान की रफाकत मंजूर है या नहीं? चलो ठीक है बाबा। किरण का चेहरा एकदम तिमतमा उठा। उसने बामुश्किल मुस्कुराते हुए हाशु के चेहरे से नजरें हटाईं। सरदार ने किरण का हाथ हाशु के मजबूत हाथ में दे दिया और उन्हें हार पहनाए। किरण कुछ देर तो गुमसुम रही, फिर एकदम साकिब की तरफ मुड़ी। साकिब बाबू, अब निकालो मेरा जेवर, मेरा टीका। तुमने कहा था ना कि जब मेरी शादी होगी तो मुझे रेशमा और रूप जैसा टीका लाकर दोगे। वो बेसाख्ता बोली। साकिब उसका मतलब समझकर बेख्तियार कह लगाने लगा। आज तो तुम्हारे वकार ने बड़ी हमाकत का सबूत दिया है। राबिया बिस्तर पर गिर गई। और क्या, अगर हाशु वक्त पर ना पहुंचता तो मालूम नहीं हमारे शिकारी साहब का क्या हशर होता। रमना ने कहा। तभी कुछ लड़कियां अंदर आ गईं। रानी, राबिया, चलो चलकर नाच देखें। अभी साकिब और अकबर बाबू भी नाच रहे थे। बेचैन सी किरण ने आकर बताया। उसे भला कहाँ करार आना था। नहीं किरण, अब तो मेरा थकावट से बुरा हाल है। वैसे भी इस कदर मुरगन मसाले
वाली चीजें खा खा कर सीने में जलन हो रही है। राबिया ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन रमना झट खड़ी हो गई। चलो किरण, मैं चलती हूँ। रमना और किरण की आदत और हरकत काफी हद तक मिलती जुलती थी। तभी गाड़ी छिन रही थी। दोनों वहां से खिसक गईं। साकिब, अकबर और अयाज स्टेज पर बैठे रक्स देख देख कर झूम झूम कर दाद दे रहे थे और कुछ पीने में मसरूफ थे। किरण को देखते ही हाशू से खींच कर ले गया और हाथ थामे नाचने लगा। अब तुम लोग क्या चीज मजे ले लेकर पी रहे हो? रमना साकिब के कंधे पर झुक गई। तुम कहाँ से नाजिल हो गई? तुम तो सोने चली गई थी। अयाज प्याला उठाकर बोला। दूसरे ही दिन साकिब सबको लेकर वापस गुलबर्ग आ गया। अगरचे सरदार, हैदर और सभी लड़कियों ने इन्हें रोकने की बथेरी कोशिश की, लेकिन वकार और फयाज का मूड सख्त खराब था। वो लोग वहां मजीद एक दिन भी रुकने के लिए तैयार ना थे। वकार तो साकिब की जीप में बैठने को भी तैयार ना था, लेकिन मजबूरन बैठना पड़ा, क्योंकि और कोई ट्रांसपोर्ट का और कन्वेंस का इंतजाम जो ना था। वापसी का सफर बोरियत और बदमजगी की नजर हो गया था। फिर घर पहुंचते ही अम्मा के चहीते फयाज ने माँ को खूब सिखाया पढ़ाया, बल्कि एक ही तीन लगाई। राबिया और अकबर की बढ़ती हुई बेतकल्लुफी के मुतालिक सुनकर तो राहत बेगम ताव खाकर रह गई। उधर वकार रमना की शक्ल तक से मुतनफर था। वो कम नसीब उसे मनाने के सौ जतन करके हार बैठी थी, लेकिन वकार तो कुछ सुनने का रवादार ना था। अब भी वो उसके पीछे पीछे फिर रही थी। वकार, खुदा के वास्ते तुम एक बार मेरी बात तो सुनो, प्लीज प्लीज, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ। रमना ने मुल्तजाना अंदाज में कहते हुए उसका बाजू थामा। रमना, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ। उसने रमना को परे धकेलना चाहा, लेकिन वो डटी रही। मैं नहीं हटूंगी, पहले तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो वकार ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। बस मैं गाँव जा रहा हूँ। वो गुस्से से बेकाबू हो रहा था और रमना की जान पर बनी हुई थी। ये गजब मत करना विक्की, तुम्हें मेरी कसम। विक्की, मैं सच कहती हूँ कि मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। साकिब तो बस मेरा हमजोली है, साथी है। रमना ने दुहाई दी। मुझ पर इन कस्मों का कोई असर नहीं होगा। वो दंदनाता हुआ चला गया। रमना सर पकड़कर वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। तभी राबिया आ गई। सुलह हो गई विकार से? राबिया ने करीब बैठते हुए पूछा तो रमना ने आपदीदा होकर नफी में सर हिलाया। कहाँ, वो तो मेरी शक्ल देखने बात करने का भी रवादार नहीं है। वो दुखी होकर बोली तो राबिया ने ठंडी सांस ली। वैसे रमना, सच पूछो तो ईमान से साकिब हर लिहाज से मुकम्मल और बेहतरीन इंसान है। तुम मुझसे शादी कर डालो, तभी वकार के होश ठिकाने लगेंगे। राबिया ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन रमना बेइख्तियार थी, दिल के जज्बों के हाथों लाचार। उसने सर थामते हुए कहा, साकिब की अच्छाई में किसे शक है, लेकिन राबी, मैं अपने इस नामुराद दिल को कैसे समझाऊं जो हर वक्त इस मूजी वकार के नाम की माला जपता रहता है। मैं कैसे उस बुत को तोड़ दूं जो बरसों से दिल के गोशे में इस्तादा है। मेरी आंखों ने हमेशा वकार के सपने देखे हैं। मैं उसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो जैसा भी है, बस मेरा है। वो बोझल आवाज में बोली। इससे पहले कि राबिया कोई जला भुना सा जवाब देती, एकदम बड़े कमरे का दरवाजा तड़ाक से खुला और इंतहाई गुस्से के आलम में लरसता कांपता हुआ अयाज बाहर आया। अरे, ये अयाज को क्या हो गया है? वो दोनों घबरा गईं। अयाज, रुको, मेरी बात सुनो। राबिया ने हरासा होकर पुकारा, लेकिन वो सुनी अनसुनी करके बढ़ता चला गया। रमना भागी और उसके बाजू को गिरफ्त में लिया। अयाज, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? कुछ बताओ तो सही। राबिया और रमना ने उसे झंझोड़ डाला, लेकिन वो तैश के आलम में बात करने के काबिल भी ना था। दरवाजा दोबारा जोरदार तरीके से खुला। सबने चौंक कर देखा। अकबर मुतलाशी नजरों से देखता बाहर निकला। अयाज, शुक्र है तुम मिल गए हो। भाई, अजीब अहमक आदमी हो, भागे कहाँ जा रहे थे? आओ यार, आज तो फैसले का दिन है। अकबर ने लपक कर उसका हाथ थामा और अंदर की तरफ खींचने लगा, लेकिन अयाज ने नाखुशगवार अंदाज में हाथ छुड़ा लिया। ओफो खुदारा, कुछ हमें भी बताओ, क्या चक्कर है? रमना परेशान हो गई। वो राहत मुमानी, फयाज और वकार के पास बैठी राबिया बाजी की बुराइयां कर रही थी। उन्हें ये नहीं पता नहीं था कि मैं सोफे के दूसरी तरफ कालीन पर लेटा अखबार पढ़ रहा हूँ। पहले तो मैं खून के घूंट पीकर सुनता रहा, लेकिन जब उन्होंने ये बहतान बांधा कि राबिया अकबर पर डोरे डाल रही है और उनकी दौलत पर कब्जा करना चाहती है, तो मैं सुलग उठा। यूं लगता है जैसे मुमानी राबिया के खिलाफ नफरतों के अंबार दबाए बैठी थी। आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करता? मैंने भी सामने जाकर उन्हें खरी खरी सुना दी। वो तो शोर सुनकर अम्मी जान और हामदा मुमानी ने आकर मुझे जबरदस्ती धकेला। मेरा तो गुस्से से बुरा हाल है। अयाज पेशानी थामते हुए बोला, प्लीज अयाज, मेरे साथ चलो। आज मैं इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। अकबर ने मिन्नत की, लेकिन अयाज ने इनकार कर दिया। यार अकबर, कैसी बातें करते हो? पहले ही तुम्हारी अम्मी का ख्याल है कि राबिया ने तुम्हें फंसा लिया है। अब अगर मैं बहन का हमायती बनकर तुम्हारे साथ गया, तो उनका शक यकीन की सूरत इख्तियार कर लेगा कि हमारे सिखाने पर ही तुमने उधम मचाया है।
अयाज ने होंठ काटते हुए कहा। यह हकीकत अकबर के भी दिल को लगी। वो भी सोच में डूब गया कि अपनी पसंद के बारे में क्यों कर माँ को आगाह करे कि रमना आगे बढ़ी। चलो अकबर, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, वो उसका बाजू थाम कर बोली। नहीं प्लीज अकबर, आप ये किस्सा खत्म कर दें, मुझे मजीद बदनाम ना करें, मुमानी तो मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। राबिया बेख्तियार सिसकने लगी। चलो अकबर, राबी तो फजूल जिद कर रही हैं। रमना उसे जबरदस्ती खींच कर ले गई। जब वो ड्राइंग रूम के करीब पहुंचे तो अंदर से जोर जोर से बोलने की आवाजें आ रही थीं। फयाज की अम्मी हामदा बेगम से बहसो तकरार में मसरूफ थी। राहत बाजी, आप तो जानती हैं कि राबिया फयाज के बचपन की मांग है, फिर भी आप इसे साथ ले लेकर फयाज के लिए रिश्ते देखने जाती रही। ये अच्छी हरकत थी क्या? हामदा बेगम ने एहतजाज किया। है बचपन की मांग, वो साफ मुकरने और चंद्राने लगी। ए हामदा, मैंने कौन सा राबिया को अंगूठी या छल्ला पहनाया हुआ था जो मेरा फयाज पाबंद होकर रह गया है? बचपन में तो मजाक मजाक में ऐसी बातें होती रहती हैं। ये जिस तरह तुम राबिया का नाम नथी कर रही हो, मैं तो हमेशा रमना को बहू बनाने का सोचती रही। राहत बेगम ने ढिठाई से कहा। भाभी, अब हमें इकलौती बेटी ऐसी भी भारी ना थी कि ख्वामखाई से फयाज से नथी करते। मेरे हाशिम भाई की दिली आरजू थी और उन्होंने भी हजार मिन्नतें करके मुझसे रिश्ते की हामी भरवा ली थी। मैंने आप लोगों की जुबान पर यकीन किया था, वरना अंगूठी छल्ले की क्या अहमियत हो सकती है? राजदा बेगम आबदीदा हो गई तो वो झट बोली। ए बी राजदा, तुम खामखा नाराज हो रही हो। भाई, रिश्तों के मामले में बच्चों की पसंद भी तो मद्देनजर रखी जाती है। अगर ब्याह करने वाले ही इस रिश्ते नाते पर रजामंद ना हो तो तुम और मैं जबरदस्ती करने वाले कौन होते हैं? गुजारा तो इन्हें करना है, जिंदगी तो इन्हें गुजारनी है। कल कला कोई उल्टी सीधी बात हो गई और मामला तलाकुम तलाकी तक पहुंचा तो गर्दन तो मुझ मजलूम की फंसेगी ना। ए बहन, मैं क्या करूं? अगर फैजू इस रिश्ते पर खुश ना हो तो? राहत बेगम चालाकी से बोली तो फयाज सटपटा कर रह गया। हाय हाय अम्मा, मैंने तो कभी इनकार नहीं किया है। आप खुद ही राबिया को बहू बनाने से इनकारी हैं। फयाज सारा इल्जाम अपने सर आते देख कर घबरा कर बोला। कैसे पायदार सहारे होते हैं ये फयाज, वकार जैसे कमजोर मर्द जो अपनी जिंदगी अपने मुस्तकबिल को दूसरों के हाथों सौंप देते हैं, जिनमें कुव्वत फैसला का फुकदान होता है, जो खुद अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते, दूसरों की तवज्जो के मोहताज होते हैं। ये तौहीन आमेज बात सुनते ही सबकी तेवरी चढ़ गई। रमना तो बिफर उठी। अल्लाह, राबिया जैसी आला तरीन खूबसूरत और नेक सीरत लड़की के लिए बना ख्याल जैसा अहमक रह गया था। अरे हजारों हाथ बांध कर रिश्ता मांगते हैं इनका। वाह रे वाह, ये फयाज भी खुद को इस काबिल समझते हैं कि किसी लड़की को ठुकरा सकें। तुम समझते हो तुम राबिया से शादी नहीं करोगे तो वो कंवारी रह जाएंगी? राबिया तो खुद तुम पर लानत भेजती है। मैं तुम्हें बता दूं कि राबिया की शादी जरूर होगी, और होगी भी तुम्हारे खानदान में। रमना आपे से बाहर हो गई। रमना बेटी, तुम खामोश रहो। बच्चे रिश्तों के मामले में नहीं बोला करते। राशिदा बेगम ने भतीजी को टोका। वाह, बच्चे क्यों नहीं बोलते फूफो जानी? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अकबर भाई राबिया को बेहद चाहते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, और मेरा मशवरा भी यही है कि आप अकबर भाई को अपना बेटा जरूर बनाएं। रमना ने इंतहाई शानदार तरीके से भांडा फोड़ दिया। सभी शशदर रह गए। खामोश रहो रमना, ऐसा नहीं हो सकता। अब राबिया की शादी ना तो फयाज से होगी और ना ही अकबर से। मैं तो हाशिम भाई को जुबान देने की वजह से खामोश थी। क्या मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी है? मेरा देवर जफर अपने इकलौते बेटे जावेद के लिए राबिया के रिश्ते का ख्वाहिशमंद है। लड़का भी बेहद लायक और शरीफ है। वो तो बरसों से मेरी मिन्नतें कर रहे थे, मैं ही टाल मटोल से काम ले रही थी। चलो, इस तरह से झंझट तो खत्म हुआ। राशिदा बेगम गुस्से से बोली। वो करते क्या हैं तुम्हारे जावेद साहब? राहत बेगम ने जल्दी से पूछा। वो तो उम्मीद बांधे बैठी थी कि राशिदा बेगम मिन्नतें करेंगी, बेटी की बदनामी के खौफ से गिड़गड़ाएंगी, झोली फैलाकर पांव पकड़ने से भी गुरेज नहीं करेंगी, और वो शान तफाखुर से गर्दन अकड़ाए बैठी रह गई थी। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्ट हो गया था। वो इतनी आसानी से उन्हें रिश्ते से इनकार करते देखकर गड़बड़ा गई। जावेद मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ है, वैसे भी खानदानी लोग हैं, लाखों करोड़ों का कारोबार है। जावेद महज शौकिया मुलाजमत करता है। मेरा तो देखा भाला बेहद होनहार लड़का है। हामदा बेगम ने तारीफी अंदाज में कहा। ए अल्लाह की कुदरत, सारी उम्र तो देवर साहब की मोहब्बत ना जागी, और तुमने भी ससुराल छोड़कर अपनी बेवगी अरशद के दर पर काट दी। अब यकायक बच्चे जवान हुए हैं तो मोहब्बत के चश्मे कहाँ से उबल पड़े कि देवर मियाँ इकलौते बेटे का रिश्ता जोड़ने बैठ गए। राहत बेगम जलकर बोली। अब ये बात भी उनके लिए तकलीफ दे थी कि राबिया का रिश्ता इस कदर होनहार दौलतमंद लड़के से हो। वो तो ना अपने से नीचा नहीं देखना चाहती थी, अपने पाँव के नीचे। आप फजूल बातें मत करें राहत बाजी। आपको मालूम तो है कि राजदा आपा का ससुराली अजीज सिर्फ एक यही देवर है, और वो भी कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर मुल्क से बाहर रहते हैं। लेकिन वो जब भी पाकिस्तान आते हैं भाई की औलाद से जरूर
भाई की औलाद से जरूर मिलते हैं, तोहफे तोहफे लाते हैं। जफर भाई की तो शुरू से आरज़ू थी कि राशिदा आपा और बच्चों का खर्चा वो दें, लेकिन बैरिस्टर साहब ने ही मना कर दिया था। लेकिन वो फिर भी राबिया और अयाज के नाम से बैंक में रुपया जमा करा देते हैं। माशाल्लाह दोनों बच्चों के नाम काफी से ज्यादा रकम जमा है। अब रही ये बात कि राशिदा बहन भाई के दर पर पड़ी हैं, तो राहत बाजी मैं आप पर वाजे कर देना चाहती हूँ कि बैरिस्टर साहब को बहन अपनी इकलौती बेटी रमना से भी ज्यादा प्यारी हैं। वो खुद इन्हें नजरों से ओझल नहीं होने देते, वरना क्या राशिदा आपा के पास किसी चीज की कमी है? वो अभी 10-15 को खिला सकती हैं। हामदा नंद की हिमायत में भड़ भड़ कर बोल रही थी और खुद राशिदा बेगम का तो रोने पर जोर था। ए हे, तो यूं कहो ना कि बिल्ली के भागों छींका टूटा। मेरी बात का तो बहाना बन गया है, वरना तो पहले से ही देवर के बेटे से राबिया का रिश्ता करने की स्कीम बनी हुई थी तुम लोगों की। राहत बेगम उल्टे इल्जाम लगाने लगी। बस बाजी बस, अपना पहलू बचाकर दूसरों पर इल्जाम मत थोपें। आप बखूबी जानती हैं कि असलियत क्या है। अब आप क्या चाहती हैं कि हम आपके पाँव पकड़ें, मिन्नतें करें कि आप खुदारा फैजू के लिए राबिया का रिश्ता ले लें? हामदा बेगम को जलाल आ गया। वाह रे हामदा भाभी, तुम तो इस तरह गुस्से में आ रही हो जैसे बात तुम्हारी बेटी की हो रही हो। राहत बेगम नाराजगी से बोली। हाँ, मैंने कभी राबिया और रमना में कोई फर्क नहीं समझा है। मैं राबिया को अपनी बेटी समझती हूँ। हामदा बेगम ने तेवरी चढ़ा ली। अच्छा, अगर तुम कोई फर्क नहीं समझती तो फिर राबिया की जगह फयाज के लिए रमना का रिश्ता दे दो। दोनों ही तुम्हारी बच्चियां हैं, राहत बेगम ने मकारी से कहा तो हामदा बेगम ने नफरत से होंठ भेज दिए। राहत बाजी, आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन आपको यह नामुनासिब बात मुंह से निकालते हुए जरा भर भी शर्म या झिझक महसूस नहीं हुई। हालांकि आप बखूबी जानती हैं कि बैरिस्टर साहब ने बचपन ही में रमना और वकार का रिश्ता तय कर दिया था। हामदा बेगम ने निहायत गुस्से के आलम में पहली बार रमना के सामने खुले डुले अंदाज में इस संजोग के बारे में इंकिशाफ किया, तो वकार जो सर झुकाए खामोश बैठा था उसने चौंक कर रमना की तरफ देखा। दोनों की नजरें टकराईं और झुक गईं। रमना का रंग शनाबी हो गया। उधर अकबर राशिदा फूफी के मुंह से राबिया के रिश्ते से इनकार सुनकर जर्द हो गया था और सर झुकाए निढाल बैठा था। रमना ने हिम्मत बंधाई। अकबर चुप क्यों हो, तुम बात शुरू करो ना, उसने सरगोशी की, लेकिन अकबर ने मायूसी से सर हिलाया। अब बात करने का कोई फायदा नहीं है रमना, फूफो को जवाब तो तुम सुन ही चुकी हो। वो रंजीदा हो गया। फूफी जान, ये अकबर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। रमना की आवाज पर सबने चौंक कर देखा। अकबर ने भी मुंतशिर ख्यालात और बिखरी हिम्मत और उम्मीद समेटी और बढ़कर फूफी के हाथ थाम लिए। फूफो जान, मैं राबिया से शादी करना चाहता हूँ। वो सर झुकाकर आजिजी से बोला। राशिदा बेगम को अकबर बिलाशुबा सबसे अजीज था। उनका दिल डोलने और थरथराने लगा। लेकिन अकबर बेटे, तुम मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। राशिदा बेगम ने उसकी पेशानी से बाल हटाते हुए बोलना चाहा। फूफो जानी, अगर आपने इनकार किया तो खुदा की कसम मैं जान दे दूंगा। अकबर ने अपना चेहरा उनकी गोद में छुपा लिया। फिर राशिदा बेगम इतने लंबे चौड़े फौजी जवान की आंखों में आंसू देखकर डोल गईं। उन्होंने बेबसी और तजब्जुब के आलम में हामदा बेगम को देखा। राहत बेगम तो हत्थे से उकड़ गईं। ए हे, मैं तो पहले ही कहती थी कि ये अकबर हाथ से गया। हर दम फूफी फूफी की रट लगाई हुई थी और हमारी नन साहिबा भी अपने इकलौते बेटे अयाज से ज्यादा अकबर के सदके वारी होती रहती थी। वो जलकर बोली तो अकबर चिढ़ गया। अम्मी जान, बेहतर यही है कि आप फजूल बातों से परहेज करें। वो तलखी से बोला तो उनका तन बदन सुलग उठा। ए, तुम 2 टके की छोकरी के लिए माँ के मुंह लग रहे हो, और तुम्हारी चहेती फूफो तो तुम्हारे मुंह पर जूता मारकर उस डिप्टी कमिश्नर से राबिया बेगम को ब्याह रही हैं। अकबर मियाँ, खुदा ने चाहा तो यूं ही उनके पांव पड़ते रहोगे। अकबर मियाँ, खुदा ने चाहा तो यूं ही इनके पांव पड़ते रहोगे और कुछ नहीं मिलेगा। माँ के नाफरमान हो, कहीं चैन ना पाओगे, ना मुराद रहोगे। वो बद्दुआएं देने लगी। तौबा राहत भाजी, क्यों पेट जाए को बद्दुआएं दे रही हैं आप? दिल नहीं दहलता आपका? ये तो अजीब बात है कि एक बेटे से इतनी मोहब्बत और दूसरे को कोसने दे रही हैं। हामदा बेगम ने अकबर को गले लगा लिया। फिर अकबर की आंखों में आंसू देखकर रानी बर्दाश्त ना कर सकी और अपने मखसूस सुर में धाड़े मार मार के रोने लगी। सभी अपनी अपनी जगह पर बेकरारी से पहलू बदल रहे थे। भाई क्या बात है, ये सब शोर और रोना धोना कैसा? बैरिस्टर अरशद जो ऑफिस से जल्दी लौट आए थे रमना को यूं रोते देखकर घबरा गए। वो भी बाप से लिपट गई। क्या हुआ है, किसी ने मेरी बेटी को कुछ कहा है? अरशद साहब के हाथ पांव फूल गए। डैडी, ये फयाज मोटा राबिया से शादी नहीं करना चाहता, वो सिसक कर बोली। हाँ तो ठीक है, ना करे शादी, मजबूर कौन कर रहा है? बैरिस्टर साहब घबराए हुए अंदाज से बोले। लेकिन डैडी, मसला ये है कि अकबर राबिया से शादी करना चाहते हैं, वो राबी को पसंद करते हैं। भाई तो जरूर करें, रोकता कौन है अकबर को? बैरिस्टर साहब अभी तक कुछ समझ नहीं पाए थे।
ओफो, आप तो कुछ समझे बिना ख्वामखा हामी भरते चले जा रहे हैं। हामिदा बेगम ने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सब बातें बता दी तो उन्होंने फैसला सादिर किया। ये तो और ज्यादा मुनासिब बात है। यानी फयाज पसंद नहीं करता इसलिए वो राबिया से शादी नहीं करना चाहता, और अकबर राबिया बेटी को पसंद करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। उन्होंने सर हिलाया। ठीक है, जरूर करो, बल्कि हम खुद तुम्हारी शादी करवाएंगे। हैं अकबर मियाँ, यानी कि तुम रो रहे हो? वो हैरान होकर बोले तो अकबर उनसे लिपट गया। राहत भाभी, फिर क्या ख्याल है आपका? बैरिस्टर अरशद एक पहलू में रमना और दूसरे में अकबर को लेकर बैठ गए। ये अकबर जो जी चाहे करे, मेरा इससे कोई वास्ता कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही मैं इसके ब्याह का जिम्मा लूंगी, ना ही कुछ दूंगी, बल्कि फयाज और मैं इस शादी में शरीक भी नहीं होंगे। वो गुस्से से बेकाबू होकर खड़ी हो गई तो अकबर भी खुदसरी से बोला, ठीक है अम्मा, मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। मैं भी रोज रोज के झगड़ों से आजिज आ गया हूँ। वो खुश्क लहजे में बोला तो राहत बेगम बागी औलाद को कहर आलूद नजरों से देखती हुई फयाज समेत दंदनाती हुई बाहर निकल गई। फिर फूफी अम्मा, आपने अपना फैसला बदला है या नहीं? वो राजदा बेगम का कांधा हिलाकर बोला। अकबर बेटे, मुझे तुमसे बढ़कर कौन अजीज हो सकता है, लेकिन तुम्हारी अम्मी। राजदा बेगम रोती हुई बोली, फूफी जान, अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो सब कुछ भुलाकर दरगुजर करके मुझे अपना बेटा बना लीजिए, वरना मैं आपके सामने खुद को शूट कर लूंगा। वो मजबूत लहजे में बोला तो सब दहल उठे। अकबर, तुम्हें कोई उल्टी सीधी हरकत करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी शादी राबिया से होगी, बल्कि मैं कल ही तुम्हारा निकाह पढ़वा दूंगा। भाभी राहत की बेजा जिद से मैं 2 जिंदगियां तबाह नहीं कर सकता। बैरिस्टर साहब संजीदगी से बोले तो सब घबरा उठे। अरशद भाई, आप जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। आप खुद सोचें, अगर राहत भाभी की गैर मौजूदगी में अकबर की शादी हो गई तो वो सारी उम्र मेरी राबिया को ताने देती रहेंगी। अकबर पहले अपनी वालदा को रजामंद कर लें, फिर मुझे रिश्ता देने में कोई इनकार नहीं होगा। राशिदा बेगम ने परेशान होकर कहा तो बैरिस्टर साहब खड़े हो गए। मैं अभी अकबर के साथ जाकर भाभी से बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कल ही इनका निकाह करवा दूँ, क्योंकि आज मेरे दफ्तर के पते पर टेलीग्राम आया है जिसमें अकबर के ट्रांसफर के बारे में लिखा है, और परसों तक इन्हें ढाका पहुंचकर चार्ज लेना है, और मैं चाहता हूँ कि अकबर शादी करके जाएं। बैरिस्टर साहब ने अकबर को तार पकड़ा दिया, जिसे पढ़ते ही उसके चेहरे से परेशानी झलकने लगी। आओ अकबर, मैं राहत भाभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। बैरिस्टर अरशद उसे लेकर चले गए तो राशिदा बेगम रोने लगी। हामिदा बेगम ने नंद को गले लगा लिया और तसल्ली से शफी और समझाने बुझाने लगी। अयाज ने एक नजर राबिया पर डाली और आंसू छुपाता हुआ तेजी से बाहर चला गया। राशिदा बेगम ने राबिया को गले लगा लिया। तसल्ली रखो राशिदा आपा, खुदा बेहतरी करेगा। हाय, अकबर की आंखों में आंसू देखकर मेरा तो दिल काम गया था। हामिदा ने आंसू पोंछते हुए कहा। बैरिस्टर अकबर को साथ लेकर भावज के पास पहुंचे और उन्हें तमाम ऊंच नीच समझाते हुए अकबर और राबिया के रिश्ते पर रजामंद करने की बथेरी कोशिश की, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। सलवातें सुनाती, कड़े मुर्दे उखेड़ती रही, फिर जी भरकर राबिया के किरदार पर तनकीद की। बैरिस्टर साहब ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ना थी। फिर अकबर ने उन्हें खुदकुशी कर लेने की धमकी दी तो वो एक मेहमान की तरह निकाह में शरीक होने पर मान गई। बैरिस्टर साहब सबके साथ मिलकर प्रोग्राम मुरतब करने लगे। नौजवान पार्टी अलहदा महफिल जमाई बैठी थी। यूं वक्त गुजरने का पता भी ना चला। हेलो राबी, मुबारक हो। मुझे तो अभी रमना ने फोन पर खुशखबरी सुनाई है। साकिब मुस्कुराता हुआ अंदर आया तो राबिया को वहां देखकर मुबारकबाद दी। उसकी आवाज सुनते ही रमना भी कमरे में आ गई और उसे देखते ही निहाल हो गई। हाय साकिब, शुक्र है कि तुम आ गए हो। देखो ना, कल राबी और अकबर का निकाह है और हमने अभी तक कोई काम नहीं किया। कम अज कम ये हॉल ही डेकोरेट करवा दो। अयाज तो सादिया चची और सुमेरा को लेने नवाबपुर चला गया है। अकबर बेचारा अकेला ही काम और इंतजाम में मसरूफ है। बाकी रह गए फयाज और वकार, इनके तो मूड बुरी तरह से खराब हैं। वो तो किसी काम को हाथ नहीं लगा रहे। रमना ने शिकायत की। एकदम रमना की नजर सोफे पर बैठे वकार पर पड़ी जो उसे कड़ी नजरों से घूर रहा था। वो घबरा गई। मेरा मतलब है, बड़ी मुश्किल से ताई राहत निकाह में शरीक होने पर रजामंद हुई हैं। कल रात को सब रिश्तेदारों को डैडी ने डिनर पर इनवाइट किया है। वो बात बनाकर बोली, फिर वहां से खिसक गई। अकबर और साकिब काम करते रहे। दूसरे दिन निकाह था। करीबी अजीज मधु थे। सुमेरा भी आ गई थी और अब रमना और सुमेरा खूबसूरत लिबास पहने इधर उधर उड़ी फिर रही थी। साकिब ट्रे में छुहारे उठाकर दाखिल हुआ तो रमना को सजा बना देखकर ठटक गया और उसने रमना का रास्ता रोक लिया। ओफो, ठहरो जरा, मुझे देखने तो दो। अरे वाकई तुम तो रमना हो, साकिब ने कहा तो वो खिल उठी। गुड्डू, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? वो कम ख्वाब का गरारा पहने, टिश्यू का दुपट्टा सलीके से ओढ़े, माथे पर जगमगाता टीका लगाए, मेकअप किए, शोले की तरह दहक रही थी और साकिब की नजरें तो हटने का नाम नहीं ले रही थी। रमना के चेहरे की बुलाएं ले रही थी। तुम तो प्यारी सी दुल्हन लग रही हो, साकिब निगाहों में खुमार भरे झुककर बोला। किसकी दुल्हन? वो प्यार से बोली। किसी खुशनसीब की, साकिब ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। फिर वो वकार को अपनी तरफ आते देखकर आगे बढ़ गया
और रमना वकार को देखकर खुश हो गई। वो लापरवाही से गुजरने लगा तो रमना ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे विक्की, मैं तो तुम्हें बुलाने जा रही थी, तुम्हें मम्मा बुला रही हैं, आओ मेरे साथ। रानी उसे पकड़कर बाग में आ गई। कहाँ है चची जान? वकार फवारे के करीब रुककर चंद्रा कर बोला। हालांकि वो बाखूबी जानता था कि रमना उसे झूठ बोलकर लाई है, फिर भी वो नखरे दिखा रहा था। मामा तो अंदर हैं, मैं तो तुम्हें झूठ बोलकर लाई हूँ। दरअसल तुमसे बातें करने को दिल मचल रहा था। प्लीज अब गुस्सा थूक दो, क्यों अभी तक रूठे हुए हो? रमना ने प्यार से कहा तो एक लम्हे के लिए वकार की नजरें उसके हुस्न से चकाचौंध हो गईं। फिर वो मुंह बनाकर पलटकर अंदर जाने लगा। विक्की, मेरे विक्की, वो प्यार से चूर चूर लहजे में बोली, लेकिन वो बुत बना खड़ा रहा। विक्की, वैसे तो हमें इस रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन आज तो मम्मा ने सबके सामने इकरार कर लिया है कि तुम मेरे हो। अब्बू ने तुम्हें बचपन में ही अपना बेटा बना लिया था, फिर तुम क्यों मुझसे लड़ते हो? वो शिकायती अंदाज से बोली, लेकिन वकार की तेवरी चढ़ी रही। रबना बेगम, ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। हमारे रिश्ते के साथ साथ फयाज और राबिया का रिश्ता भी तो तय हुआ था। अगर उन दोनों का रिश्ता टूट सकता है तो हमारा क्यों नहीं टूट सकता? वो संग दिलाना तरीके से मुस्कुराकर बोला तो रमना एकदम सफेद पड़ गई। वकार, रमना ने सहम कर दिल थाम लिया। वो डरस कर रह गई थी। चंद लम्हों तक वो उसे सहमी सहमी नजरों से देखती रही, फिर रोती हुई अंदर भाग गई। वकार ने तलख बात करने के बाद जुबान दांतों तले दबा ली थी। रमना का वहशत ज़दा चेहरा निगाहों के सामने फिरने लगा। उसे अपने सख्त रवैये, नारवा बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने बेचैन होकर बालों में उंगलियां फेरी। मैं क्या करूं? मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। मैं रमना को किसी मर्द के करीब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस पर एतमाद होने के बावजूद मैं शक किए बगैर नहीं रह सकता। मैं मानता हूँ कि वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन मैं साकिब की निगाहों में शोलों की लपक देखकर बदगुमान हो जाता हूँ। रमना उसे दोस्त समझती रहे, लेकिन वो उसे अपनी जिंदगी, अपनी महबूबा समझता है। नहीं, नहीं, मैं साकिब का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आज रमना से फैसला कुन बात करूंगा। अगर वो मेरी मोहब्बत चाहती है तो वो फौरन साकिब से दामन छुड़ा ले, वरना ये शक की आग हम दोनों को जलाकर भस्म कर देगी। वो मुसम्मम इरादा करके अंदर चला गया। उधर काफी देर से साकिब रमना को तलाश कर रहा था, लेकिन वो मेहमानों की भीड़ में कहीं नजर नहीं आ रही थी। ना ही वो लॉन में थी। वो उसके बेडरूम में पहुंचा और पर्दा हटाकर झांका। अरे रमना, तुम्हें क्या हुआ है? साकिब ने कमरे की बत्ती जलाई। वो बिस्तर पर औंधी पड़ी आंसू बहा रही थी। साकिब की आवाज सुनकर उसने सर उठाकर देखा, फिर मुंह तकिए में छुपा लिया। वो घबरा गया। रमना, क्या हुआ है? खुदारा कुछ तो बताओ। वो परेशान होकर पलंग पर ही बैठ गया। रमना का वजूद झटकों की जद में था। गुड्डू, रमना ने भीगी निगाहें उठाकर साकिब की तरफ देखा, फिर उसके चेहरे पर फैली मोहब्बत, अपनायत ने उसे बेतहाशा रोने पर मजबूर कर दिया। साकिब ने सांस रोकते हुए उसका सर सीने से लगा लिया, जैसे वो उसके तमाम दुख समेट लेना चाहता हो। गुड्डू, वकार कहता है कि वो फयाज की तरह बचपन का रिश्ता तोड़ डालेगा। और अचानक रमना की नजर साकिब के कंधे से गुजरकर दरवाजे पर पड़ी। वकार दोनों हाथों में पर्दा थामे उनको शकी नजरों से देख रहा था। रमना से निगाहें चार हुई तो वो बड़बड़ाता हुआ मुड़ गया। ओ खुदाया! रमना कर्रा उठी। जाहिर है वो फिर से बदगुमानी का शिकार हो गया था। अब तो मामला और ज्यादा बिगड़ गया था। साकिब भी उसकी बेकली देखकर आंखों में दर्द छुपाए बैठा था। काश रमना के ये जज्बात, ये एहसासात साकिब के लिए होते तो वो खुद को किस कदर खुशनसीब समझता। उसने बेबसी से सर झुका लिया और रमना को बहलाने लगा। फिक्र मत करो रमना, सब ठीक हो जाएगा। उठो, सब मेहमान आ चुके हैं और तुम्हारी बाबत पूछ रहे हैं। चलो खाना लगवाते हैं। उसका हाथ पकड़कर रमना को खींचा। अचानक उसकी नजर कालीन पर गिरे ब्रेसलेट पर पड़ी। उसने झुककर उठा लिया। रमना, ये तुम्हारा ब्रेसलेट है ना? और रमना का रंग जर्द हो गया। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर ले लिया। ये तो मुझे वकार ने दिया था और कहा था अगर मैंने कभी हाथ से उतारने की कोशिश की तो वो मेरे हाथ तोड़ देगा। हाय गुड्डू, अब क्या करूं? इसका तो लॉक खराब हो गया है। देखो, बंद ही नहीं हो रहा, बार बार खुल जाता है। वो उसे बंद करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। लाओ, मुझे दे दो, मैं सुबह तुम्हें ठीक करवा के दे दूंगा। साकिब ने ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन लिया और जर लगाकर उसका हुक बंद कर दिया। वो रमना की परेशानी बांटने की कोशिश कर रहा था। ये नहीं जानता था कि ब्रेसलेट अपने हाथ में पहनकर वो रमना के लिए मजीद दुश्वारी पैदा कर रहा है, एक नए झगड़े की इब्तदा कर रहा है। वो रमना को साथ लेकर मेहमानों में पहुंच गया। थोड़ी देर के बाद राबिया का अकबर से निकाह हो गया। खाना खाने के बाद मेहमान रुखसत हो गए थे तो सब राबिया ही के कमरे में जमा हो गए। सुमेरा और सादिया बेगम को अयाज गांव से ले आया था। सभी राबिया को घेरे बातें करने में मसरूफ थे। रमना और अयाज जोरों शोर से वाकयात सुनाने में लगे थे। और राबी जब निकाह के बाद अकबर भाई डैडी के साथ ताय्यमा से मिलने गए तो उन्होंने नाराजगी से मुंह फेर लिया।
अकबर भाई को प्यार भी नहीं किया, दुआएं भी नहीं दी, बल्कि फयाज से नोटों का बंडल लेकर उन्हें पकड़ा दिया और रखाई से कहने लगी, लो मियाँ, ये फयाज की और मेरी तरफ से अपनी दुल्हन को दे देना। बस ये सुनते ही अकबर भाई के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने नोट वापस फयाज को पकड़ा दिए और कहा, अम्मी, अगर आप मुझे और मेरी दुल्हन को दुआएं नहीं दे सकती तो हमें इन कागज के टुकड़ों की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये मेरी और राबिया की तरफ से फयाज भैया की दुल्हन को दे दीजिएगा। ताई अम्मा के इस नरूठे रवैये पर सब रिश्तेदारों ने उन्हें टोका, मुलामत की और खूब शर्मिंदा किया। रमना रिपोर्ट दे रही थी, अकबर के तुम्हारे खुशी के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत उदास भी हो रहे हैं कि कल उन्हें ढाका रवाना होना है। साकिब ने कहा तो सुमेरा को छेड़ने का मौका मिल गया। क्यों साकिब भाई, आप शादी कब कर रहे हैं? सुमेरा ने हंसकर पूछा। जब भी हमारी सुमेरा बहन हुक्म करेगी हम शादी कर लेंगे, साकिब ने भी हंसकर कहा। तो फिर है कोई लड़की नजर में? सुमेरा ने इश्तियाक भरे अंदाज से पूछा तो साकिब ने होंठ दबा लिए। अजी, लड़की नजर तो क्या, दिल में छुपा रखी है कैप्टन साहब ने, लेकिन बेचारे इजहार नहीं कर सकते। अयाज सुमेरा को देखकर शौकी से बोला तो रमना साकिब के पीछे पड़ गई। हाय गुड्डू, तुम मुझे बताओ ना, मैं उस लड़की को रजामंद कर लूंगी। वाकई अब तो तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, रमना ने प्यार से कहा तो साकिब और अयाज ने बेख्तियार एक दूसरे की तरफ देखा। मासूमियत की भी हद हो गई थी, बल्कि उसे रमना की लापरवाही ही कहना ज्यादा मुनासिब था कि वो साकिब के करीब रहते हुए बारहा उसके मुंह से भटका देने वाले जुमले सुनने के बावजूद कुछ समझने, उसके दिली जज्बात जानने से कासिर रही थी और उसे महबूब का नहीं बल्कि दोस्त ही का दर्जा दिए हुए थी। साकिब ने मायूसी से सर झटका और जेरे लब शेर पड़ा। अब बात दोस्ती की नहीं, हौसले की है। लाजिम नहीं कि तुम भी मेरे हम ख्याल हो। क्या क्या कह रहे हो गुड्डू? रमना ने आगे झुकते हुए पूछा, लेकिन वो संभल चुका था। वो इन कम हिम्मत, मतलबी, खुदगर्ज लोगों में से नहीं था जो मोहब्बत की तशहीर करते हैं, चाहतों में शिकस्त, नसीब होने पर बदनाम करने, महबूब को बेनकाब करने में बाक नहीं होता उन्हें। वो तो सर फिरे दीवाने परवाने होते हैं जो बेजुबान शम्मा के गिर्द दीवानावार घूमते रहते हैं और सर टकरा टकरा कर जान दे देते हैं, लेकिन मोहब्बत की तौहीन गवारा नहीं करते। रमना, कल तो साकिब का रिश्ता तुम्हारे साथ तय होते होते रह गया। राबिया ने आहिस्ता से कहा तो सब चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि राबी की बात मुकम्मल होती अकबर वकार के साथ कमरे में आ गया। राबिया उसे देखकर घबरा गई और चेहरा छुपाकर नीचे झुक गई। सभी हंसने लगे। हाँ, तो जिस साहिबा को पर्दा करना है कर लें, माँ बदौलत तशरीफ ला रहे हैं, अकबर ने शौकी से राबिया की सिम देखते हुए कहा। है, ये बेवक्त नमाज कौन पढ़ रहा है? वो जानबूझकर राबिया के करीब रुककर बोला। दुल्हा मियाँ, ये आपकी दुल्हन साहिबा मसरूफ़ इबादत है, सुमेरा ने हंसकर कहा। अच्छा, फिर तो ये यकीनन निकाह की खुशी में शुक्राने के नफल पढ़ रही होंगी। तोबा तोबा, हमें नहीं मालूम था कि आप हमसे शादी करने की इस कदर ख्वाहिशमंद हैं कि नफल मान रखे हैं, अकबर ने कह कहा लगाया तो राबिया झेंप गई और किसमिसा कर उठ गई। फिर जल्दी से रमना की गोद में मुंह छुपा लिया। नफल, रमना प्लीज इन्हें बाहर भेजो ना, वो बड़बड़ाई। उसे बुरी तरह शर्माते देखकर अकबर खुद ही हंसता हुआ बाहर चला गया। खुशी तो उसके अंग अंग से फूटी पड़ रही थी। कितनी दुश्वारियों के मुकाबले के बाद भी आखिर वो गोहरे मकसूद पा लेने में कामयाब हो गया था। वकार भी उसके पीछे बाहर जाने लगा तो सुमेरा ने जबरदस्ती उसे बाजू से पकड़कर करीब बिठा लिया। खुदा के लिए राबी, अब तो आप सीधी होकर बैठ जाएं, अकबर तो चले गए हैं, साकिब ने हंसकर कहा तो सुमेरा ने चौंक कर अधूरी बात का सिरा दोबारा जोड़ने की कोशिश की। हाँ तो राबी, आप उस वक्त क्या बता रही थी? वो साकिब और रमना के रिश्ते वाली बात, सुमेरा ने पूछा तो वकार ने चौंक कर देखा और बेचैन हो गया। जाने अब राबिया क्या इंकशाफ करने वाली है। कल साकिब की अम्मी उनसे कहने लगी, बेटे मैं चाहती हूँ अब तुम्हारी शादी भी कर दी जाए, तुम मुझे अपनी पसंद बता दो, मैं झटपट उस लड़की से तुम्हारा रिश्ता कर दूंगी। लेकिन ये मोहतरम कहने लगे, नहीं नहीं अम्मी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तब आंटी फरीदा ने कहा, साकिब जान, अगर मैं तुम्हारे लिए रमना का रिश्ता मांगूं तो फिर भी तुम इनकार कर दोगे? राबिया ने हंसते हुए साकिब की तरफ देखा, लेकिन वो तो खुद पर कंट्रोल किए बेहिस बैठा था, चेहरा सपाट था। फिर क्या जवाब दिया साकिब ने? सुमेरा और खुद रमना ने इंतहाई बेसब्री से पूछा। छोड़ो भी राबी, साकिब घबराकर खड़ा हो गया, दिल में टीसी उठने लगी थी, जज्बात दबाना मुहाल हो रहा था। यही सड़ा हुआ जवाब दिया था इस साकिब के बच्चे ने फरीदा आंटी को भी, यानी छोड़िए अम्मी जान, और फिर वहां से खिसक गए थे। राबिया ने बेचैन साकिब को देखते हुए बताया तो रमना की आंखों से मोहब्बत झलकने लगी। हाय गुड्डू, तुम तो इतने अच्छे प्यारे से लड़के हो कि जो भी लड़की तुम्हारी बीवी बनेगी ना वो बहुत खुश नसीब होगी।
रमना ने साकिब का हाथ अकीदत से थामते हुए कहा और सुलगते हुए वकार की नजरें साकिब के हाथ पर जमकर रह गईं। हाय साकिब, मुझे तुम्हारा तोहफा सबसे ज्यादा पसंद आया है। मैं इसे हमेशा हमेशा पहने रखूंगी। उस शाम पार्टी में रानी ने साकिब का तोहफा लेते हुए खुशी से कहा था। वकार को सभी कुछ याद आने लगा तो वो मुठ्ठियां भेजता रानी के कमरे की तरफ चल दिया। रमना उसके भयानक मूड से बेखबर अपने बेड पर आड़ी तिरछी लेटी वकार ही की तस्वीर से शिकवा कर रही थी। सच विकी, तुमसे अच्छी तो तुम्हारी तस्वीर है। कम अज कम मुझसे लड़ती तो नहीं, मेरा दिल तो नहीं दुखाती जलाती। वो तस्वीर चेहरे से लगाकर प्यार से बोली। विकी, तुमने तो जैसे मेरा दिल तोड़ने का फैसला कर लिया है। मुझे तो अब ऐसा महसूस होने लगा है जैसे अनकरीब तुम बचपन के पुराने मुकद्दस बंधन को अपने हाथों से तोड़ डालोगे। वो दुख से बोली और तस्वीर चेहरे से लगा ली। वकार एंड पीछे खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उसके लबों पर तलक सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने हाथ बढ़ाकर रमना के हाथों से अपनी तस्वीर झपट ली। बिल्कुल दुरुस्त कहा तुमने, इस बोसीदा बंधन को टूट ही जाना चाहिए। वो जहरीले लहजे में बोला तो वो तड़प कर उठी। विकी, तुम यहाँ मेरे कमरे में? वो बेख्तियार उसके करीब हो गई। हाँ, मैं तुमसे ब्रेसलेट वापस लेने आया हूँ। वो दांत भेजकर बोला। ब्रेसलेट? रमना के होंठ खुश्क होने लगे। वो तो वो तो मैंने साकिब को दिया है। वो घबरा कर बोली। अगर मेरा दिया हुआ तोहफा तुम्हें इस कदर बोझ लगने लगा था तो मुझे ही वापस कर दिया होता। ये बताओ, तुम्हें ब्रेसलेट पहनाते वक्त मैंने क्या कहा था? वो कर जा। तुमने कहा था कि अब हम दोनों एक ही बंधन में बंध गए हैं और अगर मैंने कभी ब्रेसलेट हाथ से उतारा तो तुम सख्ती से पेश आओगे। वो जल्दी जल्दी बोली। चटाक, वकार का हाथ घूमा और वो पलटकर सोफे पर जा गिरी और मुंह पर हाथ रखे रोने लगी। वो तो दीवाना हो रहा था, ये जानते हुए भी कि मैं साकिब का नाम भी तुम्हारे नाम के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका साया भी तुम्हारे करीब नहीं देख सकता। तुमने मेरा दिया हुआ तोहफा उस कमीने को पकड़ा दिया। वकार ने उसे इस सख्ती से झंझोड़ा कि उसके दांत टकराने लगे। लेकिन मैंने ब्रेसलेट साकिब को इसलिए नहीं दिया है। वो तो उससे पहले कि रमना बात पूरी करती। झूठ मत बोलो। वो घर जा। मैंने अपनी आंखों से उसके हाथ में ब्रेसलेट देखा है। तुमने मेरा तोहफा तो फेंक दिया, लेकिन उस जलील साकिब का तोहफा अभी तक गले से दिल से लगा रखा है। वकार ने झपट कर लॉकेट उसकी गर्दन से खींचा और फेंकने के लिए हाथ उठाया था कि रमना ने लॉकेट वापस छीन लिया। वकार के गुस्से में इजाफा होने लगा। वकार वकार, खुदा के गजब से डरो। इस लॉकेट पर अल्लाह लिखा हुआ है। रानी, मैं कहता हूँ ये लॉकेट मेरे हवाले कर दो। वकार ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन रमना भी तैश में आ गई। कभी नहीं दूंगी। खबरदार वकार, अगर अब तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। रमना ने उसका हाथ झटका और तनकर खड़ी हो गई। वकार, तुम मेरी अंधी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाते रहे हो। तुमने हमेशा सब लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैं चुप रही। जब से काम लिया तुम फ्याज की खातिर मेरी तौहीन करते रहे, मैंने फिर भी सब्र तहम्मुल से काम लिया। फिर ताई राहत के सामने तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मारा, मैंने वो भी बर्दाश्त कर लिया। वकार, मोहब्बत की पहली शर्त एतमाद और यकीन है, लेकिन तुमने कभी मुझ पर एतमाद नहीं किया, हमेशा शक करते रहे, साकिब को बुरा भला कहते रहे और तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे होंठों को सी दिया। मैं एहतजाज करने का तरीका भी भूल गई। वो रमना जिसके वालिदैन ने उसे कभी फूलों की छड़ी से भी नहीं छुआ था, तुमने अपने करख्त हाथों से उसके चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान बना दिए। तुम जानते हो वकार कि मैं क्यों खामोश रही? क्यों? रमना ने बिफर कर उसे झंझोड़ा। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम जैसे कमजोर और बेवकूफ इंसान से मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारा हर सितम बेरुखी ये सोचकर बर्दाश्त करती रही कि कभी न कभी तुम मेरी मोहब्बत की शिद्दतों को जान लोगे, मेरे प्यार की शिद्दत पर कभी तो तुम्हें यकीन आएगा। लेकिन वो तल्खी से हंसी। लेकिन वकार, तुम्हें तो हसद और नफरत ने अंधा कर दिया है। तुम तो पागल हो गए हो। तुम्हें अपने पराई की पहचान नहीं रही। मिस्टर वकार, जिस फयाज के लिए तुम सरापाए मोहब्बत और खलूस बनते हो ना, वही तुम्हारे एतमाद को धोखा दे रहा है, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे मंसूब हूँ। वो हजारों बार मुझसे इजहार मोहब्बत कर चुका है। अगर यकीन ना आए तो राबिया से तस्दीक करवा लेना। और वो तुम्हारी ताई राहत, तुम्हारे और मेरे रिश्ते के मुतालिक जानते हुए भी उन्होंने तुम्हारे ही सामने फ्याज के लिए मेरा रिश्ता मांगा। उस वक्त तो तुम्हें शर्मो गैरत नहीं आई, बस साकी भी तुम्हारे इताब का निशाना बनता रहता है। वो सुलग रही थी। वकार, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। जाओ यहाँ से चले जाओ। मैं ही दीवानी हूँ, अंधी हूँ। सब कुछ जानकर भी तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे ख्याल को दिलो दिमाग से नहीं झटक सकती। उसने बेबसी से पेशानी पर हाथ मारा। लेकिन मेरी एक बात याद रखो वकार कि आज के बाद तुम कभी भी मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत नहीं करोगे। अब मैं कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बहुत हो चुकी। तुम निकल जाओ मेरे कमरे से। वो उसे जारहाना अंदाज में अपनी सिम भरते देखकर चीख उठी। वकार भी ठठक कर रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रानी यूं बफर उठेगी, बेकाबू ही हो जाएगी। उसमें शिकवा करने शिकायत करने का हौसला पैदा हो जाएगा। रानी, रानी, क्या हुआ? क्या बात है? राबिया उसकी ऊंची आवाज सुनकर घबराई हुई अंदर आई।
तो वकार को रुकना पड़ा। उसने रमना को कहर आलूद नजरों से देखा, फिर गुस्से से लरसता होंठ काटता बाहर निकलता चला गया। राबी, राबी, रमना रोती हुई से लिपट गई। उफ राबी, मैंने आज वकार को वो सब कह दिया जो मुझे हरगिज हरगिज नहीं कहना चाहिए था। अब वो कभी भी मुझसे बात नहीं करेगा। वो रो रो कर बेहाल होने लगी। रमना, मैं कमरे के बाहर खड़ी थी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुमने वकार से जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। अगर तुम पहले भी ऐसा ही सलूक करती, सच्ची खरी बातें अपनी पसंद नापसंद के बारे में उसे मुंह पर कह देती, तो आज ये नौबत ना आती कि वो घटिया नीच मर्दों की तरह तुम पर एक कमजोर लड़की पर हाथ उठाता। खुदा की कसम रमना, ये तुम्हारा हौसला है जो तुमने ये सब कुछ बर्दाश्त किया। मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मैं मुंह तोड़ कर रख देती। राबिया को गुस्सा आ रहा था। लेकिन राबी, अब तो वो मुझे ठुकरा देगा, कभी मुझसे शादी नहीं करेगा। ये रूह फरसा ख्याल उसे बेहाल करने लगा। लेकिन राबी ने लापरवाही से कंधे झटके। ठुकराता है तो बेशक ठुकरा दे, तुम्हें हजारों वकार से बेहतर लड़के मिल सकते हैं। ओहो रमना, खुदा के वास्ते तुम क्यों अपनी दुश्मन हो रही हो? ठंडे दिल से सोचो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वकार का ख्याल दिल से निकाल फेंको। सच कहती हूँ, एक बार मर्द का हाथ उठ जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे तशद्दुद से नहीं रोक सकती। तुम भी सारी उम्र वकार के हाथों पिटती रहोगी। राबिया ने समझाया तो रमना ने बेबस होकर सर पकड़ लिया। फिर वो अपने बेडरूम में चली गई। बेड पर लेटकर वो रात भर करवटें बदलती रही, लेकिन नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। दिमाग मुख्तलिफ ख्यालात की आमाज का बना हुआ था। बेगम, रमना अभी तक नहीं आई, उसे बुलवाइए ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। बैरिस्टर अरशद अखबार रखते हुए बोले। आदाब अंकल, आदाब आंटी। साकिब वर्दी में मलबूस मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। बैरिस्टर साहब उसे देखकर खिल उठे। आओ आओ कैप्टन, बैठो, हमारे साथ नाश्ता करो। साकिब बैरिस्टर साहब के साथ खाली कुर्सी पर बैठ गया। साहब जी, छोटी बीबी कहती हैं कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, वो नाश्ता नहीं करेंगी। फजलू ने आकर कहा। रमना की तबीयत अच्छी नहीं है? साकिब घबरा कर खड़ा हो गया। बैरिस्टर साहब भी परेशान हो गए। अंकल आप बैठिए, मैं जाकर देखता हूँ। साकिब सीढ़ियां फलांगता रमना के कमरे की तरफ बढ़ा, फिर बंद दरवाजे पर दस्तक दी। रमना, उसने पुकारा। आ जाओ गुड्डू। वो जो बिस्तर पर ऊंधी पड़ी थी, चेहरे से बिखरे बाल हटाती उठकर बैठ गई और चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट फैलाए उसे तकने लगी। लेकिन वजूद पर फैले उदासी के साए उसकी नजरों से बच ना सके। ए रानी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। साकिब परेशान होकर बोला। गुड्डू, वो फिर वो बताते बताते रुक गई। क्या फायदा होगा बेचारे को परेशान करने से? उसने उदास होकर सर झटका। गुड्डू, दरअसल रात भर मेरे सर में दर्द रहा है, मैं सो ही नहीं सकी। उसने झट बहाना किया। लो, मैं तो आया था कि तुम्हें साथ लेकर कुछ शॉपिंग करूंगा, लेकिन चलो पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। उठो। तोबा, तुमने ऐसी उजड़ी हुई शक्ल बनाई है कि देखते ही मेरा जी दहल गया। उसके बिखरे बाल संवारता हुआ बोला। आओ नीचे चलते हैं, अंकल और आंटी परेशान हो रहे हैं। वो रानी का हाथ पकड़कर नीचे डाइनिंग रूम में ले आया। बैरिस्टर बेटी को देखकर निहाल हो गए। रमना, बेटा, खुदा न खास्ता अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो कर्नल सदीक को बुलवा लूं? नहीं डैडी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस रात को नींद न आने की वजह से सुस्ती थी। वैसे साकिब अभी मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। वो कुर्सी पर बैठ गई और टेबल के गिर्द बैठे लोगों को सलाम किया। वकार उसे दसदीदा नजरों से देखता चाय पीने लगा। गुड्डू, तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? वो प्याली अपने सामने खिसका कर और वकार की तंजिया नजरों को नजरअंदाज करके बोली। प्लीज एक कप बना दो। साकिब करीब बैठ गया। वैसे रमना, अंकल ठीक ही कह रहे हैं, तुम्हारा चेहरा बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को घर बुलवा लेते हैं। वो फिक्रमंद हो गया। नहीं नहीं साकिब, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने चलूंगी, जरा खुली हवा में घूमूंगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। वो प्यार से बोली। वकार के लिए रानी की ये बेरुखी नाकाबिले बर्दाश्त थी। रमना तो उसे पूरी पूरी तवज्जो दिया करती थी। नाराज होने के बावजूद वो कनखियों से वकार को देखते हुए उसे चाय बनाकर दे दिया करती थी। लेकिन आज तो वो बिल्कुल लाताल्लुक सी बनी बैठी थी। इखलाकन नजरों का टकराव हुआ भी इत्तफाकन नजरों का टकराव हुआ भी तो वो माथे पर बल डालकर संजीदा और बेहिस बनी बैठी रही। चचा जान, मैं आज गांव जा रहा हूँ। वकार अचानक बोला। उसे यकीन था कि अब रमना यकीनन तड़प उठेगी, तमाम नाराजगी भूल कर उसे रोकने के लिए कहेगी, मिन्नतें करेगी। लेकिन रमना ने जरा बराबर परवाह ना की, घूंट घूंट चाय पीती रही। लेकिन वकार बेटे, चंद दिनों तक तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, अब तुम यहीं रहकर मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करो। गाँव जाकर क्या करोगे? बैरिस्टर अरशद ने पूछा। जी, वहाँ मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं, मेरा जाना जरूरी है। वो जिद्दी लहजे में बोला तो रमना उसकी बात समझ गई। जाने दीजिए ना डैडी, क्या खबर कितना जरूरी काम हो और आप उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ रोककर उनका नुकसान करवा दें। रानी ने संजीदगी से कहा तो वकार की वालदा सादिया बेगम और बहन सुमेरा दोनों चौंक उठी। उन्हें रानी का ये अंदाज, बेरुखी और संजीदगी हैरत में मुब्तला कर गया था। खुद वकार भी गुमसुम रह गया था। पहले जब कभी वो जाने का नाम लेता था तो रानी का ववेला शुरू हो जाता था। वो मिन्नतें करती, रूठती, रोती, भूख हड़ताल तक कर करके उन्हें रोकती थी। और आज
توہین کے احساس سے وقار کا چہرہ تپ اٹھا تھا۔ تب بھی ثاقب نے اسے اور زیادہ پریشان کر دیا۔ او ہو رمنا، یہ تو میں بھول ہی گیا، یہ لو اپنا بریسلٹ۔ ثاقب جیب سے بریسلٹ نکالتا ہوا بولا، میں نے صبح بازار جا کر اس کا لاک ٹھیک کروا لیا تھا، اب یہ آسانی سے نہیں کھل سکے گا۔ گڈو، یہ وقار صاحب کو دے دو، یہ نہیں چاہتے کہ اب یہ بریسلٹ میرے پاس رہے، اسی کی وجہ سے تو رات اچھی خاصی بدمزگی ہوئی ہے۔ رمنا نے بریسلٹ وقار کی طرف کھسکا دیا تو سبھی چونک سے گئے۔ کیوں وقار، کیا بدمزگی ہوئی تھی رات کو؟ اور تم یہ بریسلٹ رمنا کو دینے کے بعد واپس کیوں لے رہے ہو؟ سعدیہ بیگم نے غصے سے پوچھا۔ جانے دیجیے چچی جان، شاید وقار یہ بریسلٹ اب کسی احتیاط سے پہننے والی کو دینا چاہتے ہوں گے۔ چلو گڈو، وہ طنزیہ انداز سے کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی تو سعدیہ بیگم اور حامدہ بیگم گھبرا گئیں۔ اوہو بھابی جان، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، یہ تو رمنا کی عادت ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر روٹھ جاتی ہے، یہ بچوں کا جھگڑا ہے، خود ہی نپٹاتے رہیں گے۔ بیرسٹر صاحب انہیں پریشان دیکھ کر دلاسا دینے لگے۔ رمنا نے ثاقب کا بازو کھینچ کر اٹھنے کے لیے کہا۔ اوہو رمنا، تم ثاقب کو ناشتہ تو کر لینے دو، حامدہ بیگم نے منع کیا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، میں جہاز میں کچھ کھا پی لوں گا۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ گیا تو رمنا نے چونک کر دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ثاقب آج واپس جا رہا ہے۔ تو یہ جناب نے یونیفارم کس خوشی میں پہنا ہوا ہے، اور یہ جناب جہاز میں بیٹھ کر کہاں جانے کا پروگرام بنا کر آئے ہیں؟ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتی ہوئی بولی۔ محترمہ، میری چھٹی ختم ہو چکی ہے اور آج دوپہر کی فلائٹ سے میں واپس پشاور جا رہا ہوں۔ وہ ہنس کر بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پشاور جانے کی، وہ ناراض ہو کر بولی۔ رمنا بیٹی، یہ ثاقب کی نوکری کا معاملہ ہے۔ راہدہ پھپھو اس کے تحکمانہ انداز پر ہنس کر بولی۔ بس پھپھو جانی، میں کسی نوکری کے معاملے کو نہیں جانتی۔ سنو گڈو، تم ہرگز واپس نہیں جاؤ گے، اگر تم نے کوشش کی تو میں تم سے کبھی نہیں بولوں گی۔ ہاں۔ وہ غصے سے پاؤں مارتی باہر چلی گئی۔ اب میں کیا کروں انکل؟ ثاقب بے بسی سے کیپ گھٹنوں پر مارتا ہوا بولا۔ یہ رمنا تو ابھی تک بچوں کی طرح ضد کرتی ہے۔ ثاقب بیٹے، یہ تم دونوں کا معاملہ ہے، خود ہی نپٹاؤ، مجھے بیچ میں مت گھسیٹو، بیرسٹر صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ وقار دانت بھینچے بمشکل ضبط کیے بیٹھا تھا۔ ثاقب ٹھنڈا سانس لے کر باہر چل دیا۔ رمنا کو منانا بے حد ضروری تھا، ورنہ وہ دیوانی لڑکی جانے اپنے ساتھ کیا کرتی۔ رمنا، اے رمنا، اسے باہر اپنی کار کے پاس موجود نہ پا کر ثاقب نے آوازیں دیں۔ پھر تھوڑی ہی دور لان میں سرخ گلابوں کے جھنڈ کے پاس اسے رمنا نظر آئی۔ وہ مسکراتا ہوا ادھر چل دیا۔ رمنا نے اسے دیکھتے ہی جھٹ پیٹ موڑ لی اور منہ پھلا کر پھول توڑنے لگی۔ اس کی شکل دیکھتے ہی ثاقب کو اس پر ٹوٹ کر پیار آنے لگا۔ وہ قریب آیا اور اپنی کیپ رمنا کے سر پر پہنا دی، لیکن رمنا نے غصے سے کیپ اتار کر ثاقب کے ہاتھ پر دے ماری، پھر کچھ سوچتے ہوئے کیپ دوبارہ پہن لی۔ یہ حرکت اتنی معصومانہ تھی کہ وہ ہنسے بنا نہ رہ سکا تو وہ چڑ گئی۔ کیا ہے، خواہ مخواہ کھی کر رہے ہو؟ جاؤ پشاور چلے جاؤ نا، تمہیں کون سی میری پرواہ ہے؟ وہ آپ دیدہ ہو گئی۔ ادھر وقار بریسلٹ ہاتھ میں تھامے غصے سے تمتماتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ رانی کی خوب درگت بنائے۔ لان میں اس نے ثاقب اور رانی کو قریب کھڑے دیکھا تو حسد کی تیز لہر اس کے وجود میں پھیل گئی، اور جب ثاقب نے اسے اپنی کیپ پہناتے ہوئے کاندھوں سے تھاما تو وقار کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آج پتہ چل جائے گا یہ دونوں کتنے گہرے پانی میں ہیں، آج یہ راز کھل ہی جانا چاہیے۔ وہ دبے دبے پاؤں رکھتا درختوں کی آڑ لیتا ہوا قریب پہنچا۔ اب وہ بخوبی ان کی باتیں سن سکتا تھا۔ رمنا ثاقب سے جھگڑا کرنے میں مصروف تھی اور وہ اسے منانے کی کوشش میں تھا۔